बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वैसे तो पूरा पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर एक कुदरती आफत की लपेट में है। दहशतगर्दी के बाद एक नई आफत जो ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में पाकिस्तान और सैलाब की लपेट में है इस टाइम पे पंजाब का बहुत ज़्यादा हिस्सा। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो कुदरती और आलमी जंग, दहशतगर्दी की जो पूरी दुनिया की जंग थी, जिसमें आज भी पाकिस्तान बहुत सारी शहादतें दे रहा है। एंड हाउ पर प्रे कि दुनिया इसको एक्नॉलेज करे और एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ हाथ मजबूत करे, क्योंकि आज भी जब मैं आपको सामने मुखातिब हूं तो मेरे आज भी 12 जवान पिछले 2-3 दिनों के अंदर शहीद हुए हैं। यस, हमने 35 खारिज भी हलाक किए हैं, लेकिन 12 जवान शहीद होना मेरी फोर्सेस के मेरे नज़दीक इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा अफसोसनाक खबर नहीं हो सकती। व्हाट वी नीड टू डू, हमें एट दिस मोमेंट इस दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए हमें करने की क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर ज़रा आज के इस पहले सेगमेंट में बात करते हैं। मुझे ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब साहब ने। जनाब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साकिब। सर, वेरी वेरी सैड न्यूज़। मेरे 12 जवान शहीद हुए हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। सर, वेयर एग्जैक्टली आर वी स्टैंडिंग? क्या करने की ज़रूरत है कि एक ही दफ़ा से इस लानत से, दहशतगर्दी की, पाकिस्तानियों की, आपकी मेरी जान छूट जाए? देखिए, सबसे पहले तो इसको साकिब, ऑफ कोर्स तमाम शहदा को सलाम। और पाकिस्तान की फौज हमेशा कुर्बानियां देती रही है और आगे भी देती रहेगी, जिसमें कोई शक नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि पूरी नेशन इसको ओन करे जी, इस वॉर को, और जी, रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि वो उनका मकसद ये है कि अवाम में और अफवाज में एक तफरका पैदा किया जाए, अवाम के नज़रों में इन कुर्बानियों की डिवैल्यू किया जाए, और मिलिट्री की नज़रों में अवाम को एक नॉन सपोर्टिव अवाम करार दिया जाए। दिस इज द हाइब्रिड एप्लीकेशन, जो कि ऑफ कोर्स इसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ मिलिट्री डोमेन में नहीं है जी, ये साइकोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक हर डोमेन के अंदर है। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत इसकी है कि पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ पूरी वॉर को हमने ओन करना है, ऑल ऑफ अस। ये नहीं हो सकता कि सूबा अपने एक डगर पे चल रहा हो और फेडरल एक डगर पे चल रही हो और हम नाम सारे इस्तेमाल करें पाकिस्तान का। जिसने पाकिस्तान के अंदर रहना है तो वो पाकिस्तान की सियासत करे, जिसने बिल्कुल। पाकिस्तान को मजबूत करना है वो पाकिस्तान का इदारा बन के उसको मजबूत करे, जिसने पाकिस्तान की जंग लड़नी है वो पाकिस्तान की जंग लड़े। और ये शहीद होते हैं, ये कौम के शहीद होते हैं, ये एक तबके के या एक इदारे के शहीद नहीं होते, बिल्कुल ये सर। कौम के शहीद होते हैं। और जब कौमें अपनी तारीख खून से लिख रही हैं तो वो फिर अपनी तारीख में फख्र सब पूरी कौम को। अभी बनियानुल मरसूस में जी। था तो एक मिलिट्री रिस्पॉन्स, लेकिन हम उसको आज तक कहते हैं कि ओन नेशनल विक्ट्री है, पूरी कौम की जीत हुई ओन है। सब के सब करते हैं। तो देखिए, कुर्बानी फौज देती है, कुर्बानी सिक्योरिटी इदारे देते हैं, जीत जो होती है वो कौम की होती है। तो जब कौम की जीत होती है तो दे हैव टू डू मच मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो ये एक सिनर्जी के साथ हमने आगे बढ़ना है और इट इज डूएबल। जी। देखिए, एप्लीकेशन बहुत बड़ी है। इट्स नॉट कि रगड़ एक टेररिस्ट जो है वो पहाड़ों से उठ के हमारे खिलाफ लड़ रहा है। पूरा एक माइंडसेट है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, इकोनॉमिक्स है, 2-3 मुल्क उसमें शामिल हैं और उनकी इकोनॉमी शामिल है, उनका दिमाग शामिल है। और एक ऐसा मुल्क अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की शक्ल में जो अब वॉर टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ जुड़ गया है, उनकी लीडरशिप। और मुझे तो अफगानिस्तान की आवाम का भी बहुत सख्त अफसोस होता है कि वो बेचारे मिसिंग पार्ट है जी, इन ऑल डोमेन्स। इन ऑल डोमेन्स उनके दिमागों में भी, दिलों में भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत ही सिर्फ भरी जा रही है विदाउट डिलीवरिंग देम। तो वो बस जनरल साहब, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। यही मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था। व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान सर, हमने मिलियंस ऑफ अफगानियों को डेकेड्स के लिए होस्ट किया है, बाकायदा डेकेड्स के लिए होस्ट किया है, अपने बिजनेस में, अपनी इकोनॉमी में बाकायदा हिस्सा दिया है। उनके बिजनेस यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, उनके बच्चों की तालीम से आज तक पाकिस्तान से बहुत सारी फैमिलीज को प्रोवाइड की जा रही है। सर, व्हाट वेंट रॉन्ग? हमसे गलती कहाँ पे हुई है कि अफगानी जो हमारे मेहमान रहे फॉर डेकेड्स, आज वहां की अवाम भी, जिस तरह आप खुद से फरमा रहे हैं कि उनकी अवाम के अंदर भी, दिमागों के जहनों के अंदर जहर भरा जा रहा है, एंड दे आर एक्सेप्टिंग, दे वो सब कुछ रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग एंड पे उनकी अवाम। कल्चरली ऐसा ही पाया जी मैंने तो। मैं माजरत के साथ साकिब, मैं तो आपको पता है सीधी बात करने वाला आदमी हूँ जी। जी। ऐसे ही थे वो, कोई इतने डिफरेंट नहीं थे। 2-3 सालों के अलावा हमारा हिस्ट्री में बताए ना कब अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे। हम्म। पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करने में आप उनका क्या, आई मीन हम्म। उन्होंने मेरे ख्याल में दे वर वेरी लेट इन रिकॉग्नाइजिंग हम्म। पाकिस्तान। तो ये नेचर है अनफॉर्चुनेटली, एक बफर स्टेट के अंदर जब वॉर इतनी प्रोट्रैक्टेड लड़ी जा चुकी हो। कोई मुगलों के दौर में देख, उससे पहले देखें जी। चंगेज खान और पता नहीं कौन कौन से लोग यहाँ से होकर गए हैं जी, यहाँ पे इन्होंने वॉर ही देखी है। हम्म। तो इनका इंटरेस्ट भी वॉर से रिलेटेड इकोनॉमी रहा है। कभी ये जब इधर इन्वेडर्स बाहर से आए हैं जिन्होंने एशिया में इन्वेट किया, तो उनकी सपोर्टर्स के तौर पे ही आए हैं, उनको रोका किसी ने नहीं है। न्यू दिल्ली तक वो गए हैं, फिर उनके साथ ही जाते रहे जी। तो दे आर बिन एक्सपोर्टिंग वॉर, दे हैव बिन इंपोर्टिंग टेररिज्म और एक्सपोर्ट करते रहे। दिस इज देयर वे ऑफ लाइफ। तो अनफॉर्चुनेटली हमसे जो गलती हुई है वो, जो हमने पहली रशिया की वॉर है
उसमें हमने प्रोटेक्टिव मनूवर्स नहीं लिए जी। हमें Right. अपनी सोसाइटी को मतलब है बिल्कुल ही ओपन कर दिया। ये जो हमारे अंदर एक बीमारी जिसको मैं कहता हूँ ना कि ओपन हार्ट्स एंड माइंड के साथ हमारे को दिल से गले से लगा लेते हैं, ये हमारे इमोशनल जो फीलिंग्स है, ये हमारे जो सोशल स्ट्रेंथ है, इससे नाजायज फायदा न सिर्फ अफगान ने उठाया, पूरी दुनिया ने उठाया। अमेरिका को देख लें, ब्रदर्स उम्मा को देख लें, हम कुर्बानियां देने को तैयार हैं। जब पाकिस्तान पे जंग आई है तो अभी आपने 65 देख लें, 71 देख 71 लें और अभी बुनियानुल मरसूस देख लें, किधर से सिवाय चाइना के। आई थिंक चाइना इज आर रियल टाइम टेस्टेड yes yes स्ट्रेटेजिक yes पार्टनर है, इसलिए मैं कहता हूँ कि उसकी सेंसिटिविटीज को हमने हमेशा ज़हन में रखना है। चाइना के लिए हम वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जी। जल साहब, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आज भी चल रहे हैं, जब ये जो 35 खारिज हलाक हुए हैं, ये भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पे। सर, इज इट परमानेंट सोल्यूशन कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ही चलते रहने चाहिए, या एक दफा फिर से फुल फ्लज थ्रॉटल के साथ ग्रैंड ऑपरेशन चाहिए पाकिस्तान के कुछ सूबों को अब से फिर से? देखिए, डिपेंड करता है। आई कैन अंडरस्टैंड, जब हम ग्रैंड ऑपरेशन की बात करते हैं तो सेंसिटिविटीज हैं जी, और लोग अवाम वाकई जेन्युइनली उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने बाजोड़ में खुद देखा, आई वाज डिप्लॉयड देयर, लोग बाहर आते हैं, आईडीपीज होती हैं, सवात की आईडीपीज देखी हैं, आईडीपीज के अपने इश्यूज होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, प्रॉब्लम ये है कि ये मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से खराबियां नहीं आती। ये जो इनसिक्योरिटीज है ना खरल साहब, जी। ये बैटलफील्ड में पैदा नहीं होती, ये ज्यादा ब्रीड होती है इन द बैड कॉरिडोर्स ऑफ द बैड गवर्नेंस। जब आप गवर्न नहीं करते ना, होल्ड बिल्ड आप करते रहे, आपने बाजोड़ क्लियर किया, आपने दोनों वजीरिस्तान क्लियर किया, आपने सवात क्लियर किया, उसके बाद जो बिल्ड का पार्ट था जो गवर्नमेंट्स ने करना था, आपने फाटा का मर्जर कर दिया, अभी तैयार मुकम्मल आप हुए नहीं अपनी उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस के बैड इश्यूज की वजह से हम उसी एक सर्कल के अंदर ही घूमते जा रहे हैं जी। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये अब प्रोलॉन्ग इतना हर दफा हो नहीं सकता ना। आप कितनी कुर्बानियां देंगे? उन माओ से पूछे ना जिनके बच्चे, मैं आपको एक छोटी सी, कैप्टन उजैर हैं जो अभी शहीद हुए जी, तो वो अपने, उनके वाले साहब है मेजर शेर साहब, इज अ रिटायर्ड ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे डायरी दिखाई उजैर की। आपको मैं किसी वक्त उसकी फोटोज भेजूंगा उस डायरी में। वो शहीद होने से 2 दिन पहले अपनी डायरी में लिखता है कैप्टन उजैर कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा इस मुल्क के लिए, तो वो लोग जो शक करते हैं कि कुर्बानी क्या होती है, ये कुर्बानियां कैसे दी जाती है, और जो पाकिस्तान आर्मी की शहादतों पे, इन पे शक करते हैं, ये खुद लिख रहा है 2 days बिफोर इस शहादत। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आके मेरी माँ को एक दफा जरूर मिलें, उसके दर्द को देख लें। तो जब इस तरह के, कब तक आई मीन आप इस मिलिट्री के साथ ये करते रहेंगे? दिस इज, जो भी पॉलिटिकल लोग या जो भी वो लोग जो कुछ विटिंगली और कुछ अनविटिंगली, जिनको पता ही नहीं है कि ये कुर्बानी क्या होती है, तो वो जाके जरा शोहदा की माओ से मिल लें। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, और पेरेंट्स इंटरव्यूज में यही कहते हैं कि जी हम एक और भी बच्चा होता तो दे देते, हम और कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन अंदर से खरल साहब, मैं खुद एक फौजी रहा हूं, और हमने अपनी वालिदैन को भी देखा, हमारे बच्चे भी फौज में, माय सन इज आल्सो इन आर्मी, आई कैन अंडरस्टैंड के अंदर से क्या हो रहा होता है। सर, लेट्स कंक्लूड इट। मैं थोड़ा सा ये भी आपसे दरखास्त करूंगा कि बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म की वेव और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो मामलात चल रहे हैं, सर डिफरेंस कहाँ पे है, और इनको क्या एक ही तरह से डील किया जाएगा, या इसको कोई डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जा रही हैं दोनों सूबों के अंदर? देखिए, काइनेटिक तो प्रिसीजन के साथ करनी होगी, लेकिन दोनों की चूंकि थोड़ा सा मोटिव्स डिफरेंट है जी। यहाँ पे तो ये हमारा खैबर पख्तूनख्वा में वो शरीयत की शरेड के ऊपर ये जंग लड़ रहे हैं। फिर इन्होंने देखा कि जब वो सौदा नहीं बिक रहा, तो ये इन्होंने पख्तून मिलिटेंट का अपनाने की कोशिश की, फिर वहां से भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा ये तर्ज हयात बदलने वाला इनकी अप्रोच है कि जी आप शरीयत के नाम पे, और है तो झूठ ही, सबको पता चल गया, और खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिजेक्ट किया है। और बलूचिस्तान में जरा इंसर्जेंसी की सी सूरत हाल है, क्योंकि वहां की जो डायनामिक्स है वो रिलीजियस से ज्यादा इकोनॉमिक, सोशल डिप्रीविएशंस के ऊपर वो बेस करते हैं। उनके आप देखें ना, सोशल मूवमेंट्स भी थोड़ी देर बाद सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट्स बन जाती है, लेकिन पीछे मेन कैरेक्टर एक ही है जी, जो मेन सपोर्टर है, उसी की दोनों क्लाइंट्स हैं। एज पर एनिमी का जो सपोर्ट का है वो तो एक ही है, लेकिन दोनों के थोड़े से अंदाज डिफरेंट है। फिर बलूचिस्तान की जो जियोग्राफिया है जी, वो जरा डिफरेंट है, ह्यूज डिस्टेंसेस है, मूवमेंट्स जरा लंबी है जी, तो वहां पे जरा उनका इफेक्टिव वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनको छुपने की जगह, मूवमेंट की जगह है, उनको फॉलो करते हुए थोड़ा से इश्यूज होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में थोड़े से इंटेक्ट हैं, लेकिन अगर दोनों सोसाइटीज ने ये फैसला कर लिया कि हमने इनको एक्सेप्ट नहीं करना, तो फिर उनके लिए भी यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा जी। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट्स को चाहिए कि सिनर्जी के साथ जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं अगर दोनों सूबों में, वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, उनको एड्रेस करने की बहुत सख्त जरूरत है। जल साहब, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हमारी जो इतनी बड़ी जंग हमने हिंदुस्तान से जीती, और हिंदुस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है एज एग्रेसर, दो के माजी में भी एग्रेसर हमेशा से रहा, और इस बार तो बैडली एक्सपोज हुआ है।
सर वहां पे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक चांसेस हमारे बहुत ब्राइटर थे कि हम पाकिस्तान की अप्रिसिएशन पूरी दुनिया के साथ कनेक्शंस बहुत बेहतर हुए हैं। वहां पर सर मैं बार बार इस इशू को क्यों टेकअप नहीं करते कि भाई इस जंग के बावजूद, हारने के बावजूद, ये बलोचिस्तान में भी कोई ना कोई करते रहते हैं हरकतें, खैबर पख्तूनख्वा में भी करते रहते हैं, राइट लेफ्ट से ये अभी भी अपनी हरकतों व सकनात में ये मसरूफ है हिंदुस्तान। सर वाई गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इसको बहुत खुले क्यों नहीं हम ले रहे इसको बहुत ज्यादा? मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ है। और देखिए हमें रीजनल अलायंसेस करने की जरूरत है जी। आज खरल साहब, मैं खुद भी थोड़ा सा फॉरेन मिलिट्री डिप्लोमेसी के साथ अटैच रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली दुनिया का जो तरीकाकार है ना जी, आपने दूसरे मुल्क को ये नहीं बताना होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता। आपने उस मुल्क को बताना होता है कि व्हाट इज योर स्टेक इन इट, व्हाई आई एम कमिंग टू यू, आपका क्या रोल है। यही जब अलकायदा वाला फटता है, जाके 9/11 होता है, तो पूरी दुनिया के लिए वो मसला बन जाता है। कतर का देखें, अभी एक बदर शहीद हुआ है, एक ऑफिसर है जो उनका अपना कतर का, तो बार बार उसका जिक्र पहले करते हैं। तो आपने दूसरे मुल्कों को ये बताना होता है कि व्हाट इज yours at stake in this, आपकी हमारी मदद की क्यों जरूरत है। अमेरिका तो ऐसा ही है ना जी, वो आज भी $7 बिलियन का डेलिबरेटली जान के छोड़ के गया यहाँ पे। मैं नहीं ये मानने को तैयार कि ये पुअर विड्रॉल था, ये नेटो का विड्रॉल था। हम भी मिलिट्री में रहे, हमें पहली चीज ये समझाई जाती है कि अगर आप दुश्मन के इलाके से विड्रॉल कर रहे हैं, मजबूरन आपको करना पड़ गया, टेक्टिकल मूव है, तो आप अपना वेपन एमिनिशन जो है वो तबाह करके आते हैं, उनके हाथों में नहीं छोड़ के आते हैं। वो तो यूज हो रहा है जी। तो देयर इज अ पर्पस ना। ये हमेशा बड़ी ताकतें जो है कोई ना कोई क्याटिक चीजें छोड़ जाती हैं, क्याटिक अफगानिस्तान, क्याटिक इराक, क्याटिक सीरिया, तो ये मुसलमान ममालिक की क्यास की नजर क्यों होते हैं, और फिर आप उसी की वो लैंड माइन्स हमारे जैसे ममालिक के लिए बिछा के खुद चले जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अबे आई थिंक अभी जैसे इफ्तिखार साहब का जो इजराइल के ऊपर बयान था सिक्योरिटी काउंसिल में, जो दैट वाज अ वेरी ब्रेव स्टेटमेंट। यस ये वो स्टांसेस है, आप रिस्क ले रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि आप एक गलत चीज को गलत कह रहे हैं। कतर के साथ आप गए, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर वाज देयर, दिस इज आई थिंक एक्सीलेंट थिंग हैपेंड। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वी हैव टू डू बिट मोर, हमें और करना होगा, कॉन्स्टेंटली करना होगा, वरना वो कहते हैं ना, आप बच्चा रोए नहीं तो उसको माँ दूध नहीं पिलाती। ऐसे ही सर, ऐसे और आप जब तक शोर नहीं मचाएंगे तो लोग आपको सुनेंगे नहीं। शोर भी मचाना है, बट यू हैव टू टेल देम व्हाट इज योर्स एट लास्ट। जल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आपकी गुफ्तगू सुनी और ये आई थिंक हम सबको भी इसको इंडोर्स करने की ज़रूरत है कि ये दहशतगर्दी की जंग हो जाए और अब ग्लोबल वार्मिंग वाली ये सैलाब मुतासरीन के लिए हेल्प, उनकी रिहेबिलिटेशन, ये दोनों चैलेंजेस पूरी कौम के हैं। ये किसी एक इदारे, किसी एक हुकूमत, किसी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, फ़ौज किसी की नहीं है भाई, हम सब की जिम्मेदारी है। 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है। फ़ौज हमारी फ्रंट फुट पे चाहते हैं, कब से देना स्टार्ट हुई है ज़रा ये वॉर ऑन टेररिज्म के स्टार्ट्स और अपना हमारी जानों का जो नजराने हैं उनका नंबर, और फिर हमारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान ज़रा किस दिन स्टार्ट्स उठाकर देखिएगा तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान खड़ा हुआ कहाँ पर था और कितनी मेहनत और कितनी कुर्बानियों के बावजूद आज भी हम दुनिया की ये जंग लड़ रहे हैं। एनीवेज, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात करते हैं कि जिस तरह अफजल साहब भी कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इस जंग की ओनरशिप लेने की ज़रूरत है। ओनरशिप तो मुझे भी लेने की ज़रूरत है, लेकिन मैं लेता हूँ। पाकिस्तानी होते हैं हम 26 करोड़ पाकिस्तानी, अपने घर को महफूज बनाने की ओनरशिप ज़रूर लेते हैं, हम सब के सब लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो भी ज़रूरत है इस ऑपरेशन, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या जो भी गवर्नमेंट और हमारी एजेंसीज और हमारी फ़ौज बेहतर समझे, उसके ऊपर एक कंसेंसस भी बिल्ड करने की पॉलिटिशियंस के दरमियान भी ज़रूरत है। एंड होप एंड प्रे कि इन डेज टू कम दे सिट टुगेदर एंड दे सॉर्ट इट आउट एंड डिसाइड एट वंस कि जनाब आगे करना क्या है, हमें इसको दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस सेगमेंट में बिफोर इट के मैं सैलाब की तबाहकारियों की बात करूं उससे पहले आज एक बड़ा अफसोसनाक दिन है। वी ऑल रिपोर्टेड दैट, पहले सेगमेंट में उसी के ऊपर बात कर रहे थे मेयर जनरल साहब कि आज जहां पर हमारी फोर्सेस ने 35 खारिज हलाक किए हैं, वहीं पर 12 जवान भी शहीद हुए हैं। और अबाउट टाइम के, मैं बार बार इसके ऊपर बात करता रहता हूँ अक्सर अपने शोज़ के अंदर, अबाउट टाइम के पूरे मुल्क की सियासी जमातें इकट्ठी बैठें और एक ही दफ़ा इस दहशतगर्दी के फितने से निपटने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली तय करें। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया जनाब शाहिद खटक साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और PMLN से हमें ज्वाइन किया जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने। शाहिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, रीज़न कि दिस इज़ द मोमेंट व्हेन आई वांट कि पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें इकट्ठी बैठें और एक ही दफ़ा दहशतगर्दी की जो जड़ है उससे जड़ से उखाड़ कर इसको बाहर फेंके। आर यू गाइस अप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है तो क्या आप लोग शिरकत करेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
राय साहब, जिधर अमन और अमान की बात आएगी तो वहां पे तहरीक इंसाफ का डे फर्स्ट है कि अमन और अमान की सूरत हाल या उस रिलेटेड जो भी चीज होगी उसमें हम एज अ जमात जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब सानेहा APS हुआ जी तो हमारा धरना था, हमने अपना धरना खत्म करके इमरान खान साहब ने उसमें पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि जिधर मुल्क की बात आएगी, जिधर अमन और अमान की बात आएगी, जिधर सिक्योरिटी की बात आएगी, तो वो हम अबव पॉलिटिक्स रखते हैं। जिधर हमारे मुल्क पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात आएगी। शाहिद साहब यहाँ पे रुक जाए। कैसरा में शेख साहब, ये बड़ा आजकल रेलेवेंट है। आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे रेलेवेंट डेज हैं कि जब पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें, क्योंकि आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोग को स्टेप अप करके कि जब दहशतगर्दी की फिर से सर उठाती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जिस तरह शाहिद खट्टक साहब ने भी कहा कि अगर दहशतगर्दी के ऊपर बात करने के लिए कोई APC बुलाई जाती है, इकट्ठा किया जाता है, तो वी आर रेडी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठने को तैयार है। सर, आज का ही वाकया कि 12 मेरे जवान जो हैं शहीद हो गए ये 2 दिनों के अंदर, पिछले के अंदर, सर डोंट यू थिंक सो अबाउट टाइम के सबको इकट्ठे बिठाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वाकया वाकई 12 हमारे नौजवान शहीद हुए हैं और वाकया ऐसा है कि जिस पे हम देखें हमारे बहादुर जवान शहादतें दे रहे हैं, दिलेरी से मुल्क का जो दहशतगर्दी का जो है हमले हैं उसको दफ़ा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी अगर हम मिल के नहीं बैठ सकते तो बताइए फिर हम क्या करेंगे। मैं शाहिद खट्टक मेरे कोलीग हैं जो कि बड़े थिंकिंग कोलीग हैं, मैं हमेशा इनके साथ आपस में डायलॉग रखता हूँ असेंबली के अंदर भी। तो बात ये वो देखें ना, ये तो ऐसा मौका है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होकर मुल्क के मफाद में, ये देखिए हमारी बहादुर अफवाज जो है वो जिस दिलेरी से लड़ रही हैं और जिस दिलेरी से मुल्क का दफा कर रही हैं और ये दहशतगर्दी को रोक रही हैं। देखिए अभी जंग में जो इंडिया के साथ जो हमसे जिनका बजट 10 गुना है पाकिस्तान से, 10 टाइम्स है, जिससे दिलेरी से दफा की है, और उसमें हमारे तमाम जवानों ने और फिर हमारे आर्मी चीफ ने जो कि उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ तो अपनी जगह पर थे, लेकिन उन्होंने जॉइंट चीफ का भी उसमें साथ उन सब के साथ मिल के एक दफ़ा किया। और इसी तरह हमारे जवान अपनी अपनी जगह पे जो शहादतें दे रहे हैं वो बहुत हमारी अकीदत और सलाम उनको उन बात। लेकिन उसके बावजूद अगर मामले को अगर आपस में हम पॉलिटिकल इख्तलाफ करेंगे तो देखिए ना, इंडिया हमारा मुकाबले में जो दुश्मन है ना, वहाँ सब कोई इख्तलाफ नहीं था, इकट्ठे थे सारे के सारे उसमें, और दहशतगर्दी को नाजायज तौर पे उठा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। में तो हम सब भी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस जंग में तो आई थिंक पूरा पाकिस्तान भी इकट्ठा था, और दहशतगर्दी की जंग में भी पूरे का पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है। I'm 110% श्योर अबाउट इट। लेकिन सर इसको स्ट्रेटेजाइज भी तो करना है ना, फोर्सेस जंग लड़ रही है तो पीछे कौम को खड़े भी तो करना है। अगर आप मुझे मौका दी तो मैं लाजमी है जी, मैं आ रहा हूँ शाहिद साहब, मैं आपकी तरफ हर सूरत में। ये देखिए, ये आप जो कहते हैं ना इकट्ठा है, अपनी जगह पे इकट्ठा पॉलिटिकल पार्टीज अंदर असेंबली में बात करते हैं, जो सोशल मीडिया हमारा चल रहा है जी। ये कोई तरीकाकार नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये लास्ट कैबिनेट मीटिंग में कैटेगोरिकली कहा है कि ये क्या हो रहा है। देखिए ना, बहादुर हमारे जवान तो शहादतें दे रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो ये तो रुकना पड़ेगा ना। ये नहीं हम अफोर्ड कर, ये तमाम अगर पॉलिटिकल फोर्सेस उसमें इकट्ठी हों तो ये कैसे हो सकता है। क्योंकि मैंने तो ये बताया ना कि जो आर्मी चीफ ने इस तरह जो मुजाहरा किया, सबको साथ लेके वो चले ना, तमाम अपने एयरफोर्स वालों को भी, नेवी वालों को, और वो जॉइंट चीफ का एक उन्होंने काम किया ना। तो मिल के जब तक हम बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है जिसके पास ये होता है, और जो हमारी पॉलिटिकल पावर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इक़्तिदार में है, तो बाकी पार्टियों को भी इस तरह मिल के कब हमने अनाउंस करते हैं, आए हमारे साथ बैठे, कितनी बार कहा है। लेकिन बात ये है कि ये तो मौका है, अगर ये मुल्क को जिस तरह की दहशतगर्दी का सामना है और जो कुछ आए दिन हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और खवारिज को जिस तरह हम हलाक कर रहे हैं, तो इसको सराहना चाहिए ना, और उसको बिल्कुल मिल के जॉइंट एक्शन होना चाहिए। मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ। शाहिद साहब, आपने शेख साहब की गुफ्तगू सुनी और वो तो आपको इनकरेज भी कर रहे हैं, आपको सराह भी रहे हैं कि आप उन पार्लियामेंटेरियंस में से जिनसे वो मिलते भी रहते हैं, बात भी जो चीत भी चलती रहती है,
वो तो अग्रीड हैं कि यहाँ पे सबको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन एक रिजर्वेशन अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने भी उसका इजहार किया कि सोशल मीडिया जो है ये अनकंट्रोलेबल है, तनकीद जो है फोर्सेस के ऊपर भी राइट लेफ्ट भी होती है। क्या आप लोग ओन करते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद है वो आप लोगों के अकाउंट्स हैं या आप लोगों की पार्टी के अकाउंट्स हैं? साकिब भाई, ये बड़ी लॉन्ग स्टोरी है जी। ये इतना आसान नहीं है कि जी हम क्या इससे पहले पॉलिटिकल जमातें नहीं बैठी, क्या एपीसी के इजलास नहीं हुए, इस हवाले से हो चुके हैं। क्या इस मुल्क में ऑपरेशन नहीं हुए? 22 बड़े ऑपरेशन हुए खैबर पख्तूनख्वा और एक्सपार्टा में। तो आप उनको एनालाइज करें, फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर ऑल पार्टीज मिलकर बैठ के भी यही फैसला करेंगी कि जी आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, कोई एक्शन लें, लेकिन उससे पहले जो मैं सजेशन की बात कर रहा हूँ, देखिए ये एक ऐसा मामला है कि इसके ऊपर हमने सियासत नहीं करनी, ये हमारी जिंदगियों का मसला है। ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है वो आए रोज इन बम धमाकों, इनसे हमारे आम शहीद होते हैं, इससे हमारे आम पुलिस वाले शहीद होते हैं, इससे हमारे फौजी शहीद होते हैं। आपने सबसे पहले अफगानिस्तान की वहां की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ बैठ के संजीदा गुफ्तगू करनी है। आपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना है इन मामले में। एक डेलीगेशन जाए अफगानिस्तान, उनके साथ बैठे, उनसे इत्मीनान लें कि आपकी सरजमीन हमारे सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। आपने उन दहशतगर्दों को या जो लोग वहां से हमारे मुल्क के ऊपर अटैक्स करते हैं, वो किसी भी हुलिये में है, वो किसी भी गेटअप में है, आपने उनको रोकना है। तो जब आप उनके साथ मिलके एक पॉलिसी बनाएंगे और यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो माजी में हुआ, जो माजी की गलतियां थी या जो गलत पॉलिसीज थी, उनको आपने रिवाइज करना होगा। साकिब भाई, इधर मेरे और आपकी टीवी पे बैठ के सिर्फ गुफ्तगू से बात नहीं बनेगी। इधर आपने पाकिस्तानी कौम, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, बहुत सी ऐसी चीजें जिनके हम ऐनी शायद हैं, हमें पता है। इधर एक गुड और बैड तालिबान का कंसेप्ट चला खैबर पख्तूनख्वा में कि जी ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। उन तालिबान को लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। और जब आप अफगानिस्तान से बातचीत करेंगे, जब आप उनको इस बात के ऊपर कायल करेंगे कि इधर से बॉर्डर हम प्रोटेक्ट करेंगे, उधर से बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमने आपस में कारोबार करना है। हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारे तमाम गेट खुल जाएं, आप उधर से कारोबार करें, हम इधर से कारोबार करें। हमारी जुबान एक है, हमारा कल्चर एक है। अफगानिस्तान में जितनी भी अक़वाम है पख्तूनों की, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है। तो जब आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो उसके मुस्बत नताइज आएंगे, बजाय इसके कि हम जब पॉइंट आ गया आपका। इतना लड़ चुके हैं कि उस लड़ाई का सारा इम्पैक्ट जो है वो फिर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के ऊपर आता है। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि पाकिस्तान को एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं तो बार बार चीख की इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि अभी हम पूरी दुनिया की दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे और दुनिया ही की एक और जंग हमारे गले में डल गई है, और वो ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बाद जो पाकिस्तान में सैलाब और जिस तरह तबाही आई जा रही है, मिलियंस ऑफ एकड़, मिलियंस ऑफ लाइव्स एट स्टेक। आज के कुछ नंबर्स जो हैं, क्योंकि अभी तो कैलकुलेशन या तखमीने अभी जारी हैं, कोई 45 लाख के करीब मुतासरीन है सैलाब के पाकिस्तान में। और ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर है सबसे बड़ा। सर, आप हुकूमती जो कार्रवाइयां हैं, बीइंग पार्लियामान में होते हुए, बीइंग हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठे हुए, पाकिस्तानी होते हुए, आप हुकूमत की कार्रवाइयों से, इमदादी कार्रवाइयों से मुतमईन है कि हुकूमत जो कर रही है ये अप टू? देखिए, मेरे अपने इलाका जो है चन्योट, इससे मेरा डिस्ट्रिक्ट, वो पूरे का पूरा इसके वक्त सैलाब की जद में। ये पहली बार नहीं हुआ, हर तीसरे चौथे साल यहाँ सैलाब आता है। मैंने वहाँ एक्सटेंसिव विजिट्स किए हैं और बिल्कुल मैं पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में सैलाबी इलाकों में रहा हूँ और लोगों को मैंने देखा है। पूरा देहात क्योंकि पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन इस बार बेहतर तरीका हमारी हुकूमत का, आपने पूछा, हमारी लोकल गवर्नमेंट, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारी फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने जो काम किया, कुछ उनको तजर्बा था, तमाम लोगों को पहले से वार्न करके उन्होंने वहाँ से निकाल लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चन्योट में आज हलाकतें बहुत ही कम हुई हैं, सिर्फ 2 हलाकतें हुई हैं रिकॉर्ड जो हमारे सामने आया है। और ये इतना बड़ा सैलाब था कि ये पहले से बहुत ज़्यादा था। ये हमारे यहाँ 8,55,000 क्यूसिक चनाब के पुल के नीचे से हमारे जो चन्योट शहर के साथ है वहाँ से गुजरा और तमाम देहातों में पानी है, लेकिन लोग पहले से बाहर आ गए थे, उनके मवेशी
ढोल लंगर जो है वो भी तमाम के तमाम सेफ बाहर आ गए। और फिर अभी बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए हुकूमत पूरे का पूरा मेडिकल कैंप लगा रही है। खाने पीने के जो लोग, शेख साहब, सॉरी, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करना पड़ेगा। आप चिन्योट की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, विफाक ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली लोगों को वहां से निकाल दिया। और आपने खुद से कहा कि टाइमली निकाल लिया, दैट इज द रीजन का नुकसान हुआ, लेकिन कम हुआ। सर, इसी तरह जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर 80% 90% इनका इलाका डूबा पड़ा है सर। लाखों लोग इस टाइम के ऊपर सैलाब में घिरे हुए हैं। तो सर वहां पर भी तो यही स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती थी ना जो चिन्योट में अपनाई गई। वहां पर भी तो लोगों को पहले विकेट करना चाहिए था, पहले वो इलाका खाली करवाना चाहिए था। ये लोकल जो डिस्ट्रिक्ट हमारे में यानी मैनेजमेंट होती है ना, जी। यानी डीसी लोग और कमिश्नर, हमारे यहाँ तो वाकई मैं बहुत अप्रिशिएट, इससे पहले नहीं होता था। लोग अपने घरों में रहते थे, बाहर निकलने को रिलक्टेंट होते थे। तो ये सिर्फ एक देखें ना, सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, लोकल जो हमारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन मामलात में। तो उनको भी ज़रूर, अगर जहाँ हुआ है, क्योंकि हमारे इलाके में देखिए ना 8,55,000 इससे पहले बहुत अरसे से क्यूसेक सैलाब नहीं आया था। अब यही सैलाब आगे जा रहा है और सबको पता है, अब तो पहले पता लग गया है ना कि ये सैलाब किस दर्जे का। और तकलीफ ये हुई कि पहला अभी सैलाब ख़त्म नहीं हुआ था, पानी था खड़ा हुआ, तो दोबारा एक रेला आ गया तो वो भी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी इस वक्त हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी जगह पे भी कर रहे हैं। ग़िज़ाई जो खाना पीना उनका दे रहे हैं, या ढोर डंगर के लिए जो चारा होता है जिसको हम वड्डा बोलते हैं, वो हम प्रोवाइड करें। घरों को नुकसान इस बार कंपैरेटिवली कम हुआ है। मैं आपको अपना सर्वे बता रहा हूँ। कोई ठीक है, सैलाब तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों की एहतियात की वजह से कि उन्होंने उनका अपने पिछले तजर्बे की वजह से कुछ ऊंचे अपने घर बनाए हुए थे, तो वो घरों को, लेकिन फसलों को नुकसान हुआ है। और लेकिन जो एस्टिमेट किया जा रहा है ना, मैं आपको ये भी बता दूं, आप खुश होंगे इस बात को सुन के, हमारा भी एक एस्टिमेट होता है। हम जिस ग्रास रूट लेवल पे हम जाते हैं, शायद दूसरे लोग नहीं पहुंच सकते, कि हम एक एक बंदे को वहाँ जानते हैं। मैं अभी 32 साल से वहाँ पॉलिटिक्स कर रहा हूँ ग्रास रूट लेवल की। इस बार फसलों को नुकसान भी कंपैरेटिवली कम हुआ है। और इंशाल्लाह ये जो एस्टिमेट किया जा रहा है ना कि कोई $30 बिलियन या उससे ज़्यादा, मेरा अपना ख्याल है कि अल्लाह ताला फजल करेगा और हमारा नुकसान काफ़ी कम होगा। अभी सही अंदाजा तो होगा जब पूरी तरह पानी उतर जाएगा। सर, मैं आपको अपनी गुजारिश दे रहा हूँ जो कि मेरे तजर्बा। सर मैं गुजारिश करूं, मैंने 2022 का सैलाब खुद से कवर किया था। साउथ पंजाब डूबा था, साउथ पंजाब ज्यादा इफेक्ट हुआ था, रोजान, मजारी और वो सारा रीजन हुआ था सर। तब भी हमारा $20 बिलियन प्लस नुकसान हुआ था। इस दफा तो सर जो नंबर ऑफ इफेक्टीज है और इस दफा जो रीजन है, मतलब आप गिनते जाए ना, कादराबाद, वजीराबाद, हाफजाबाद, चिन्योट, सरगोदा, कसूर, मुल्तान, आगे से मुजफ्फरगढ़, सर इस दफा तो बहुत ज्यादा इलाके जो इफेक्ट हुआ है। तो नुकसान ऑब्वियसली अल्लाह ना करे कि नुकसान ज्यादा हो, अल्लाह करे कि आपको ज्यादा हुआ है। लेकिन असल लोगों को बार बार सैलाब आते रहे ना, उन्होंने अपनी हिफाजती बंदोबस्त भी किए हुए हैं। ये पहले से बेहतर है तजर्बे की वजह पे। मैं मेरा दिल है, हम दिल एस्टिमेट कर रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। कर सकते हैं आप, और मैं ये दुआ कर सकते हैं। पानी ज्यादा आया है, पानी इस बार ज्यादा आया, सैलाब ज्यादा था, इन पूरे इलाकों में आगे जा रहे हैं। लेकिन लोगों को पहले से वार्न कर दिया गया था, बताया गया था, और नुकसान तो हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में जो एस्टिमेट सर, ये आपके मेरी ख्वाहिश और दुआ जरूर होनी चाहिए। आपकी मेरी शाहिद साहब की ख्वाहिश और दुआ जरूर होनी चाहिए। शाहिद लाला, मैंने वो खैबर पख्तूनख्वा वाला सैलाब भी हमने देखा, वहां पर भी बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। वहां पे हालात अब क्या है? साकिब भाई देखिए, मैं सैलाब से आने पे बात करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें इस रिलेटेड आपको बताना चाह रहा था, बल्कि देखने वालों। देखिए कैसर शेख साहब, अभी जो वहाँ पे लंगर खाने चल रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे जो लोगों को खाना पीना पहुंच रहा है, या जो आटा चारा जानवर, उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए इस मुल्क में 2 लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए थी। एक क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें काम करना चाहिए था, हमें इस मुल्क में दरख्त लगाने चाहिए थे, जो बदकिस्मती से हम ना लगा सके। नंबर 2, इस मुल्क में हमें डैम्स बनाना चाहिए थे, जो बदकिस्मती से हम ना बना सके। एक वाहिद लीडर जिसने इसके ऊपर काम शुरू कराया, हमने खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया। फिर जब हमारी फेडरल में गवर्नमेंट आई, हमने 10 बिलियन प्रोजेक्ट का कंसेप्ट दिया। हमारे दौरे हुकूमत में हमने 4 बड़े और 15 छोटे डैम की बुनियाद रखी। लेकिन 70s की दिहाई के बाद इस मुल्क में हम एक भी बड़ा डैम ना बना सके। अगर आज हमने डैम बनाए होते तो जो आज हम अरबों खरबों रुपए
इस सैलाब मुतासिरीन के ऊपर या उन इलाकों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ये हमारे ज़ाया ना होते। नंबर थर्ड, अगर जिन एरियाज के ऊपर या जिन शहरों का कि अभी आप नाम बता रहे थे, अगर वहां पे हम प्रोटेक्शन दे देते, उन शहरों को प्रोटेक्शन बंद बना देते, तो ये पानी आज शहरों के ऊपर, शहरों के अंदर ना घुसता। लेकिन हम होम्योपैथिक चीजें करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म रिलीफ हो वो तो हम अवाम को दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलीफ हम नहीं देते। देखिए इस वक्त आपकी चावल की खड़ी फसलें जो है वो तबाह हो गई। किसान बेचारा जो साल मेहनत करता है, एक सैलाब की वजह से उसको करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, और एक फसल से एक फसल उगाते हैं, पूरा साल उसी को खाते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह करे कि कम से कम हो, अल्लाह करे कि कम से कम हो। लेकिन देखिए ना, एक चीज मैं कर दूं, डैम बनने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तजावजात हो जाती हैं दरियाओं में, वो हो रहा है जो हम, लेकिन ये कैसे हो जब आपके पास अक्सरियत ही नहीं होती है किसी जगह असेंबली में। आप सुन रहे हैं मेरी बात? कैसर साहब की शाहिद साहब, कैसर साहब कह रहे हैं कि जब अक्सरियत ही नहीं है तो कैसे होगी, डैम कैसे बनाएंगे हम? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, हम पार्टियां मिलेंगी, दुनिया कहाँ चली गई। अभी मैं चाइना से होके आ रहा हूँ, मैं उन लोगों में, आप अभी सुन के हैरान होंगे कि शामिल हूँ जो कि चाइना को कारोबार सिखाया करते थे। फर्स्ट टाइम मैं 1972 में चाइना गया, और हमारे बहुत से बिजनेसमैन थे हमारे साथ। आज वो अमेरिका के जितनी इकानमी हो गए हैं, हम आपस में लड़ने में, झगड़ने में, इख्तलाफात में लगे हुए हैं, एक सूबे की दूसरे सूबे से नहीं बनती। आज के शो में तो कोई लड़ाई झगड़ा है सर, आज के शो में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना शायद लड़ाई झगड़ा आज नहीं हो रहा। लेकिन हम डैम बनाने की बात कर, ये तो मेरे अजीज हैं शाहिद खटक, और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए मैं इनकी तो चले जरा सुन ले, शाहिद साहब की भी सुन लेते हैं, वो जरा बात करें। शाहिद साहब हमें अपने मुल्क के लिए करना चाहिए ना, हम तो नहीं एक फोरम पे इकट्ठे हो सके ना। हम क्या कर रहे हैं, हमने रिजल्ट क्या दिया? रिजल्ट तो हमारे सामने है कि हमने 78 साल में किया। दुनिया की बाकी कौमों ने हम ही से प्लानिंग हमसे लेते थे, कोरिया वाले हमसे प्लानिंग लेते थे, मुझे याद है। अब हम तो वहीं के वहीं रह गए ना। हमारा तो हर साल ये सैलाब आते हैं, ना हम डैम बना सके, ना हम कोई ये जो इमरजेंसी, ये जो सर मैं जरा शाहिद साहब का सवाल ले लूं, फिर मैं वापस आपकी तरफ आता हूं। सर मैं शाहिद साहब के जवाब ले लूं, फिर मैं जी शाहिद साहब आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। शेख साहब जो है ये मुस्लिम लीग नून में बड़े ही मुख्तलिफ किस्म के इंसान है। चूंकि ये मिनिस्टर थे तो मैं उस कमेटी का मेंबर था, तो हमारी आपस में अक्सर इंटरेक्शन रहती थी उस कमेटी में। देखिए खैबर पख्तूनख्वा का आपने पूछा, खैबर पख्तूनख्वा की जो सैलाबी सूरत हाल है वो पंजाब से मुख्तलिफ है। पंजाब में इस वक्त 4 दरियाओं का पानी जो है वो पूरे पंजाब को लपेट में लिया है। जो बुनेर में सैलाब आया वो बेसिकली क्लाउड ब्रस्ट की वजह से था। वहां पे ना कोई दरिया था, ना वहां पे कोई नदी थी, ना वहां पे कोई सोर्स ऑफ वाटर था। वो एक नेचुरल डिजास्टर था। डायरेक्टली क्लाउड ब्रस्ट हुआ, पानी आया और पानी ने गांव के गांव मलमेट कर दिए। आप मीडिया आपको छोड़ के, मीडिया आपको पता है कि सारी मीडिया इस वक्त तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ है। तो अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा होता या लोग मुतमईन ना होते तो मुझे यकीन है कि अभी तक माइक घुसेड़ दिए होते लोगों के मुंह में कि जी आपका क्या कहना है इस सैलाब के हवाले से। तो अगर मौका नहीं मिल रहा, शाहिद साहब पर्पस ये है, मुद्दा ये है, दरखास्त ये है कि पाकिस्तान आपका भी, मेरा भी, शेख साहब का भी, हम 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों का एक जितना है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम जो कर सके हमें वो करना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शेख साहब आपका शुक्रिया, शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि गुफ्तगू ऐसी ही हो जैसी आज के शो में हुई, कि बैठना कैसे इकट्ठे कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू कैसे करनी है, और इन डेज टू कम सैलाब जैसी कुदरती आफात के लिए मिलकर बैठकर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, जिस किसी की भी हुकूमत हो, एक दूसरे को एम्पावर करना है। रीजन कि ये नुकसान आपका, मेरा, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, सिंध, एजेके या गिलगित बल्तिस्तान अकेले का नहीं है। ये नुकसान पूरे रीजन का है, पूरे मुल्क का है, 26 करोड़ पाकिस्तानियों का है। सो दैट इज द रीजन कि आई ऑलवेज इनकरेज कि जब कोई नेचुरल डिजास्टर आए, कोई बड़ी कॉज आए, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो जाए, वो ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए, वहां पर हम सबको बैठकर इकट्ठे सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। और बाकी भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना मौकफ है, पीएमएलएन का अपना मौकफ है, लेकिन अबाउट टाइम कि वॉर ऑन टेररिज्म हो जाए या ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, इसके ऊपर बैठकर इन सबको बात करके कोई स्ट्रेटेजी इस तरह की बनानी चाहिए कि इन डेज टू कम आपके और मेरे चैलेंजेस बहुत कम हो जाए। और जाते जाते एक और चीज़ कि हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे वो प्लेटफॉर्म्स कि जो अंग्रेजी में न्यूज़ या करंट अफेयर्स कवर करते हैं, उनसे दरखास्त करूंगा कि मैक्सिमम अंग्रेजी में पाकिस्तान के अंदर सैलाबी तबाहियों को कवर करें और दुनिया को बताएं कि हमारा डिजास्टर, हमारे मुल्क के अंदर तबाही किस कदर हुई है।
मिलियंस ऑफ पीपल, कहने को ये इस तरह से इस नंबर या इस आबादी के छोटे छोटे ममालिक दुनिया के अंदर मौजूद हैं कि जितने हमारे सिर्फ सैलाब मुतासरीन हैं। सो दुनिया को बताइए कि दुनिया की जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में, कार्बन एमिशन वो कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर तबाही कितनी है। एटलीस्ट वर्ल्ड शुड एक्नॉलेज दैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।